अभी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 12 चैप्टर हो चुका है, 13वां चैप्टर है प्रकरण 13 त्रिभुजों की सर्वांग समता। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज के बारे में आपको पहले से जानकारी होगी कि 3 भुजाओं से घिरे 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूं त्रिभुज का। इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 भुजाएं हैं। ये त्रिभुज है ABC। त्रिभुज ABC में भुजाएं कौन कौन सी हैं? तो भुजाएं अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 भुजा है। भुजा को हमेशा 2 अक्षर से पढ़ा जाता है। जैसे एक भुजा है AB, जो भुजा है एक भुजा हो गई। दूसरी भुजा ये BC हो गई। पहली भुजा AB, दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा AC। ये 3 भुजाएं हैं। इसी तरीके से कोण पर जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कोण A, कोण B, कोण C, ऐसा 3 कोण है। देखिए कोण A है, एक कोण B है, एक कोण C है, ऐसा 3 कोण है। तो 2 इसमें त्रिभुज है। त्रिभुज में 3 भुजा है। एक भुजा AB है, दूसरी भुजा BC है, तीसरी भुजा AC है और 3 कोण है। एक कोण A है, दूसरा B है, तीसरा C है। अब यहाँ पे कोण बोलते समय ध्यान रखना है कि जरूरत पड़ेगी तो हमें 3 अक्षर से कोण बोलना रहेगा। जैसे मैं कोण A बोल रहा हूं ना, तो कोण A को 2 तरीके से और बोल सकते हैं। ध्यान रखिए, जब कोण A बोल रहे हैं तो बीच में A बोलना जरूरी है। जैसे कोण A को हम ऐसे बोल सकते हैं BAC। यहाँ पे मैंने बीच में A बोला। या आप ऐसे बोल सकते हो CAB। यहाँ पे भी हमने A बीच में बोला। अगर कोण B को बोलना है तो इसको भी आप ऐसे बोल सकते हो, B को बीच में बोलना है, जैसे ABC या फिर CBA, B को बीच में बोलना है। और अगर कोण C को आपको बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, बीच में C को लेना है, ACB या फिर BCA। इस तरीके से कोण को बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया त्रिभुज। अब अगर 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है तो उसके क्या नियम है वो देखना है। तो हेडिंग है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता। अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसका मतलब क्या होता है? तो इसमें जरा आप देखेंगे, यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज को पूरा ढक लेता है
तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। एक त्रिभुज है वो दूसरे त्रिभुज को पूरा ढक ले। जैसे मान लीजिए कि अगर एक त्रिभुज हमने बनाया ऐसे ABC और दूसरा त्रिभुज है मान लीजिए ऐसे PQR, और अगर हम ABC को PQR पे रखें या PQR को ABC को, तो पूरा PQ भुजा AB पे आ जाए, BC भुजा QR के ऊपर आ जाए, AC PR के ऊपर आ जाए। ये पूरा ये इसको ढक ले या ये इसको ढक ले, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। ये तो हो गया नाम से, मतलब पहचान देख के, लेकिन नाम से ही लग रहा है यहाँ पे सर्वांगसम, मतलब सभी अंग समान। तो एक त्रिभुज में क्या क्या होता है आप देख रहे हैं, कितने अंग होते हैं? एक त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, 3 भुजाएं, 1 2 3 भुजाएं और 3 कोण, 1 2 3 कोण। तो 3 भुजा और 3 कोण, इस तरीके से एक त्रिभुज में कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। ये जो 6 अंग हैं, अगर ये पहले त्रिभुज के 6 अंग दूसरे त्रिभुज के 6 अंग के समान हो जाते हैं तो वे बोले जाते हैं सर्वांगसम। दोनों त्रिभुज क्या बोले जाएंगे? सर्वांगसम बोले जाएंगे, जब पूरे के पूरे 6 के 6 घटक उनके समान हो जाए। तो आगे लिखेंगे, अर्थात पहले त्रिभुज के 6 घटक, 6 घटक कौन कौन से हैं? 3 भुजाएं तथा 3 कोण। तो पहले त्रिभुज के 6 घटक, कौन से 6 घटक है? 3 भुजाएं तथा 3 कोण। दूसरे त्रिभुज के संगत, दूसरे त्रिभुज के संगत 6 घटक के समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम को अब देखिए, जो सर्वांगसम होता है उसका चिन्ह कैसा होता है, उसका चिन्ह कैसे बनाते हैं? जैसे देखिए, ऐसे बराबर का चिन्ह है ना, उसमें ऊपर की तरफ एक ऐसे टेढ़ी लाइन बना दीजिए, तो ये आपका बोला जाता है सर्वांगसम का चिन्ह। सर्वांगसम को ये जो चिन्ह है, पढ़ते सर्वांगसम है, ये चिन्ह से कैसे? बराबर के ऊपर एक टेढ़ी लाइन से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। अतः दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो पहला पॉइंट, उनकी संगत
भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। और दूसरा पॉइंट है उनके संगत कोण। तो अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो पहला पॉइंट है उनकी संगत भुजाएं सर्वांगसम होती है, दूसरा पॉइंट है उनके संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। अर्थात अगर एक त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज सर्वांगसम है दूसरे त्रिभुज PQR के। जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज हो गया ABC, और दूसरा त्रिभुज है PQR, ऐसे दो त्रिभुज है। देखिए एक त्रिभुज ABC है, ABC त्रिभुज हो गया PQR। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो पहला पॉइंट, अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं सर्वांगसम होगी। जैसे AB भुजा के सर्वांगसम इस त्रिभुज की AB भुजा के सर्वांगसम इस त्रिभुज की PQ भुजा होगी, इस त्रिभुज की BC भुजा के सर्वांगसम इस त्रिभुज की QR भुजा होगी, और इस त्रिभुज की AC भुजा के सर्वांगसम इस त्रिभुज की PR भुजा होगी। तो इसका मतलब भुजा AB सर्वांगसम भुजा PQ, ये देखिए AB PQ के सर्वांगसम होगा। भुजा BC सर्वांगसम QR, भुजा BC सर्वांगसम भुजा QR, भुजा BC QR के सर्वांगसम होगा। ऐसे ही भुजा AC PR के, भुजा AC सर्वांगसम भुजा PR के होगा। इसी तरीके से कोण A कोण P के सर्वांगसम होगा, कोण A सर्वांगसम कोण P, कोण B कोण Q के सर्वांगसम होगा, कोण B सर्वांगसम कोण Q, और कोण C कोण R के सर्वांगसम होगा, कोण C सर्वांगसम कोण R। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे जो भी समान घटक हैं उनको समान चिन्हों द्वारा दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो AB भुजा है ये PQ भुजा के सर्वांगसम है। अब अगर AB भुजा PQ भुजा के सर्वांगसम है तो AB भुजा पे जैसा निशान बनाएंगे वैसा ही निशान PQ भुजा पे। जैसे हमने AB भुजा को ऐसे एक लाइन से कट कर दिया, PQ भुजा को एक लाइन से कट कर दिया। इसका मतलब जो निशान हमने AB भुजा पे बनाया वही निशान PQ भुजा पे बनाया, तो AB भुजा PQ भुजा के सर्वांगसम। इसी तरीके से BC भुजा QR भुजा के सर्वांगसम है, तो BC पे जो निशान बनाएंगे वही निशान QR पे बनाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि BC दो लाइन से कट है, QR दो लाइन से कट है। मतलब जो निशान BC भुजा पे है वही निशान QR भुजा पे है, तो भुजा BC भुजा QR के सर्वांगसम है। इसी तरीके से AC भुजा PR भुजा के सर्वांगसम है, तो जैसा निशान हम AC भुजा पे बनाएंगे वैसा ही निशान हम PR भुजा पे बनाएंगे। ये निशान देख के समझ में आ जाता है कि AB भुजा पे जैसा निशान है वैसा PQ पे है, तो AB PQ के सर्वांगसम है।
जैसा निशान बीसी भुजा पे है वैसा क्यू आर पे है, तो बीसी भुजा क्यू आर भुजा के सर्वांग सम है। जैसा निशान एसी भुजा पे है वैसे ही पी आर पे है, तो एसी भुजा पी आर भुजा के सर्वांग सम। इसी तरीके से कोण ए पे जो निशान बनाएंगे वही पी पे बनाएंगे, क्योंकि कोण ए जो है वह कोण पी के सर्वांग सम है, तो जो निशान ए पे बनाएंगे वही पी पे बनाएंगे। जैसा निशान हम बी पे बनाएंगे वैसा ही क्यू पे बना देंगे। इसका मतलब बी वाले कोण पे जैसा निशान है वैसे ही क्यू वाले पे है, तो कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा। इसी तरीके से जैसा निशान सी पे बनाएंगे वैसा ही आर पे बना देंगे। इससे पता चला कि सी वाला कोण आर वाले कोण के बराबर है। तो ये निशान जो है सर्वांगसम घटकों को समान चिन्हों द्वारा हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ए कौन सी भुजा के सर्वांग सम है और कौन सा कोण कौन से कोण के सर्वांग सम है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों में जरा भी फर्क नहीं है। जो त्रिभुज केवल इनके नाम में फर्क है, इसका नाम एबीसी है, इसका पीक्यूआर है। बाकी जो जैसा ये है, जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी है, जितना कोण इसका है उतना कोण इसका है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, केवल नाम का फर्क है। इसको बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। अभी देखिए आपके टेक्स्ट बुक में 82 पेज नंबर पे देखेंगे तो है आओ चर्चा करें। तो इसमें आप देखेंगे तो एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। ऐसा दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। इन सर्वांगसम त्रिभुजों, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम त्रिभुजों के सर्वांगसम घटक समान चिन्हों द्वारा दर्शाए गए। मतलब आपको बताया था मैंने कि इसमें इस त्रिभुज में भी 6 घटक रहेंगे, इस त्रिभुज में भी 6 घटक रहेंगे। इस त्रिभुज के जो 6 घटक हैं वो इस त्रिभुज के 6 घटक के समान है। 3 भुजाएं और 3 कोण। जैसे इसकी 3 भुजा है, इसकी 3 भुजा क्या क्या है, ए बी बी सी और ए सी, और इसकी 3 भुजाएं क्या है, पी क्यू पी आर आर क्यू। तो ये जो 3 भुजाएं हैं इसकी संगत 3 भुजाओं के सर्वांग सम है। और इसके 3 कोण, जैसे यहाँ कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, यहाँ कोण आर है, कोण पी है, कोण क्यू है, कोण के सर्वांग सम है। और जो सर्वांग सम है उसमें समान चिन्ह बनाए गए हैं, समान चिन्हों द्वारा उसको दिखाया गया है। तो यहाँ बोला है अनिल, रेहाना तथा सुरजीत ने इन तीनों त्रिभुजों की सर्वांग समता का लेखन निम्नानुसार किया था। जब अनिल से पूछा गया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के नाम बताओ, तो यहाँ पे देखिए ये अनिल ने ऐसे लिखा है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज क्यूपीआर के, और रेहाना ने लिखा कि त्रिभुज बीएसी सर्वांगसम है त्रिभुज पीक्यूआर के, और सुरजीत ने लिखा त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पीक्यूआर के। इनमें से कौन सा लेखन सही है कौन सा गलत है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक बार लगता है कि तीनों का सही है। क्यों? क्योंकि देखो ये त्रिभुज है, इसको आप एबीसी भी बोल सकते हो, बीएसी भी बोल सकते हो, और जो ये वाला त्रिभुज है इसको आप त्रिभुज क्यूपीआर भी बोल सकते हो, त्रिभुज पीक्यूआर भी बोल सकते हो। तो एक बार लगता है कि ये सब सही है, लेकिन नहीं। यहाँ पे चिन्ह देखने हैं। यहाँ देखिए कोण ए पे 0 का निशान बना हुआ है, तो यहाँ कोण क्यू पे 0 का निशान बना हुआ है। इससे समझ में आ रहा है कि ए वाला शीर्ष बिंदु है वो क्यू वाले शीर्ष बिंदु के सर्वांग सम है। मतलब ए वाला कोण क्यू वाले कोण के सर्वांग सम है। यहाँ सी पे क्रॉस लगा हुआ है, आर पे क्रॉस लगा हुआ है। एक क्रॉस चिन्ह बता रहा है कि सी वाला कोण आर वाले कोण के सर्वांग सम है। और यहाँ बी पे 90 अंश का निशान बना हुआ है, यहाँ पी पे 90 अंश का कोण निशान बना हुआ है। इससे समझ में आ रहा है कि बी वाला जो कोण है वो पी वाले कोण के सर्वांग सम है। इसी तरीके से भुजा के लिए देखेंगे तो देखिए यहाँ सीबी भुजा पे एक लाइन से कट है, यहाँ आरपी भुजा पे एक लाइन से कट है। इसका मतलब सीबी भुजा आरपी भुजा के सर्वांग सम है। सीए भुजा देखिए 3 लाइन से कट है, आरक्यू भुजा पे 3 लाइन से कट है। इससे सीए भुजा आरक्यू भुजा के सर्वांग सम है।
और ए बी भुजा 2 लाइन से कट है, पी क्यू 2 लाइन से कट है, जो जैसा चिन्ह ए बी पे है वैसा पी क्यू पे है, तो ए बी भुजा पी क्यू भुजा के सर्वांग। अब इसको हमें लिखना है तो कैसे? जैसे मान लीजिए कि अनिल ने त्रिभुज ए बी सी लिख दिया, तब ये ध्यान रखना है कि ए बी सी के संगत इस वाले त्रिभुज का जो शीर्ष बिंदु है वही लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पहले ए लिखा है, पहले नंबर पे ए लिखा है, दूसरे नंबर पे बी, तीसरे नंबर पे सी। तो यहाँ देखेंगे, इसमें लिखते समय ध्यान रखेंगे कि ए वाले कोण के बराबर कौन है? क्यू। तो ए के संगत यहाँ क्यू रहेगा, ए के संगत क्यू। ऐसे बी वाले कोण के सर्वांग सम कौन है? पी वाला कोण है, तो बी के संगत पी रहेगा। और सी वाले कोण के सर्वांग सम आर वाला कोण है, तो सी के संगत आर रहेगा। तो ये देखिए अनिल ने बिल्कुल सही बोला है, कोण ए कोण क्यू के सर्वांग सम है। यहाँ देखिए पहले नंबर पे लिखा, पहले नंबर पे क्यू। कोण बी कोण क्यू के सर्वांग सम है, तो दूसरे नंबर पे बी लिखा, यहाँ दूसरे नंबर पे पी लिखा, तो बी के संगत पी। देखिए ए के संगत क्यू, बी के संगत पी। और तीसरे नंबर पे सी है यहाँ, तो सी के संगत जो निशान सी पे वही आर के है, तो सी के संगत आर है। तो देखिए तीसरे नंबर पे सी है, तीसरे नंबर पे आर है, तो सी के संगत आर। इसका मतलब अनिल का आंसर सही है। अब चलते हैं, देखते हैं रेहाना का। बी के संगत पी लिखा है, देखिए बी के संगत पी सही है। फिर ए के संगत क्यू, ये देखिए ए के संगत क्यू, ए भी सही है। और सी के संगत आर, सी के संगत आर, ए भी सही है। इसका मतलब रेहाने का भी आंसर सही है। अब देखते हैं सुरजीत का। ए के संगत पी, ए के संगत पी, ये देखिए सुरजीत का गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए ए के संगत इसने पी लिखा है, जबकि ए कोण पी कोण के सर्वांग सम नहीं है, बल्कि बी कोण पी के सर्वांग सम है। ऐसे ही बी के संगत क्यू लिखा है, बी के संगत क्यू देखिए गलत लिखा है, क्योंकि बी के संगत क्यू नहीं है बल्कि बी के संगत पी है। और सी के संगत आर, ए तो सही है, लेकिन फिर भी दो तो गलत है ना। ए के संगत पी और बी के संगत क्यू लिखा है, जबकि ए के संगत क्यू है और बी के संगत पी है। तो सुरजीत जो है वो गलत बोल रहा है। ध्यान से देख लीजिएगा, ए के संगत इसने पी लिखा है, जबकि ए के संगत पी नहीं है क्या? ए वाला कोण पी वाले के बराबर है नहीं ना? क्यों? क्योंकि ए वाला जो है, जो निशान बना है वैसा क्यू पे बना हुआ है। तो ए के संगत क्यू मतलब ए के संगत यहाँ क्यू होना चाहिए, जबकि इसने पी लिखा है। तो सुरजीत का आंसर गलत है। तो अनिल का भी लेखन सही है, रेहाना का भी लेखन सही है, पर सुरजीत का लेखन गलत है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, उदाहरण 1 दिया है, 7 की आकृति में समान चिन्हों द्वारा दर्शाए गए घटक सर्वांग सम है। यहाँ पे भी देखेंगे वैसा ही चिन्ह बना हुआ, देखो यहाँ एक लाइन से कट है, एस यू भुजा एक लाइन से कट है, तो यहाँ एक्स वाई एक लाइन से कट है, मतलब एस यू भुजा एक्स वाई के सर्वांग सम है। एस टी 2 लाइन से कट है, यहाँ पे एक्स जेड 2 लाइन से कट है, इसका मतलब एस टी भुजा एक्स जेड भुजा के सर्वांग सम है। टी यू भुजा 3 लाइन से कट है, यहाँ वाई जेड भुजा 3 लाइन से कट है, इसका मतलब टी यू भुजा वाई जेड भुजा के सर्वांग सम। तो क्वेश्चन पूछा है, और उसके बाद दूसरा देखिए, यहाँ एस वाले कोण पे 0 बना हुआ है, यहाँ एक्स वाले कोण पे 0 बना हुआ है, मतलब जैसा निशान एस पे बना है वैसा एक्स पे बना है। यहाँ जैसा टी पे बना है वैसा जेड पे बना है, और जैसा यू पे बना है वैसा वाई पे बना है। तो एस के संगत एक्स है, टी के संगत जेड है, और यू के संगत वाई है। तो यहाँ बोला है शीर्ष बिंदुओं की जिस एक की संगत द्वारा वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, उस संगत में त्रिभुज की सर्वांग समता को 2 प्रकार से लिखिए। मतलब हमें त्रिभुज की सर्वांग समता को 2 प्रकार से लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड एस टी यू, यह लेखन सही है या गलत, इसको कारण सहित बताना है। तो चलिए पहले 2 तरीके से इस त्रिभुज को लिखेंगे। जैसे पहले इसने लिखा त्रिभुज एस टी यू, ये देखिए त्रिभुज एस टी यू, ये पहला प्रकार है। देखो 2 प्रकार से लिख रहे हैं, तो पहला प्रकार लिख दिया त्रिभुज एस टी यू। अब जब त्रिभुज एस टी यू लिख रहे हो तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एस टी यू, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड, और गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप एस टी यू लिख रहे हो तो ये देखो कि पहले एस लिखा है, तो एस के संगत कौन सा है? एक्स है, तो यहाँ पे एस के संगत एक्स लिख दीजिए। फिर आपने दूसरे नंबर पे टी लिखा है, तो टी के संगत कौन है? टी के संगत वाई नहीं है, बल्कि टी जैसा निशान टी पे बना वैसा जेड पे बना, तो टी के संगत जेड है।
इसलिए दूसरे स्थान पे टी लिखा तो यहाँ दूसरे स्थान पे जेड लिखना है, टी के संगत जेड। और u कोण के सर्वांग y कोण है तो u के संगत y, देखिए तीसरे स्थान पे u लिखा है तो यहाँ तीसरे स्थान पे y, u के संगत y। तो इसलिए STU सर्वांगसम होगा XZY के। ध्यान से देख लीजिएगा, S पहले स्थान पे है तो S के संगत X है तो यहाँ X पहले स्थान पे रहेगा। यहाँ T दूसरे स्थान पे है तो T के संगत Z है तो Z दूसरे स्थान पे रहेगा। यहाँ U तीसरे स्थान पे है तो U के संगत Y है तो Y तीसरे स्थान पे रहेगा। फिर इसने इस त्रिभुज का नाम दूसरे तरीके से लिख दिया, ऐसे लिख दिया UST। यहाँ क्या लिख दिया, UST। देखिए आप और भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में केवल दो तरीके से बोला है तो इसने देखो दूसरा तरीका ले लिया, UST। अब आप बोले सर हम TSU लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। TUS लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। SUT लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो कोई भी दो तरीका लिख सकते हैं। चलो इसने UST लिखा है, UST। तो अब देखेंगे पहले नंबर पे U है तो U के संगत Y है तो यहाँ पहले नंबर पे Y आएगा। फिर दूसरे नंबर पे S है, S के संगत X है तो S के संगत X। तीसरे नंबर पे T है, देखिए तीसरे नंबर पे T है तो T के संगत Z है तो T के संगत Z, ऐसा लिखना है। आगे बोला है कि XYZ STU, यह लेखन सही है क्या, तो चेक कर लेते हैं। X के संगत S, X के संगत S राइट है। Y के संगत T, Y के संगत T देखो गलत है। देखिए यहाँ सेकंड नंबर पे Y लिखा, यहाँ T लिखा, मतलब Y के संगत T, जबकि जैसा निशान Y पे है वैसा T पे है नहीं, तो Y के संगत T है नहीं, तो ये वाला कथन गलत है। तो यहाँ लिखेंगे XYZ सर्वांगसम STU, ऐसे लिखने पर भुजा ST सर्वांगसम XY, ऐसा अर्थ होगा, यह गलत है। तो ये बोला है कि इसका मतलब क्या होगा कि भुजा ST XY के सर्वांगसम हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिखते हो, देखो यहाँ से कि जो भुजा ST पर, ये देखिए यहाँ भुजा ST भुजा XY के बराबर होगा, ST XY के, जो कि गलत है, इसलिए यह कथन गलत है। तो गलत लिखने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही लिखो ST सर्वांगसम XY, कोई एक कारण लिख सकते हो। जैसे हम एक कारण लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे थे कि Y वाला T वाले कोण के बराबर नहीं है, तो जैसे यहाँ लिखा भुजा ST सर्वांगसम भुजा XY, यह कथन गलत है, वैसे लिख सकते हैं कोण T सर्वांगसम कोण Y, यह कथन गलत है। ऐसे ही हम कोई भी यहाँ कारण दे सकते हैं जिससे यह कथन गलत सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे वही दिया है, देखिए त्रिभुज XYZ और STU, इस लेखन द्वारा और भी कुछ गलतियां होती हैं, तो वे विद्यार्थियों को खोजनी है, परंतु उत्तर क्यों गलत है यह बताने के लिए एक गलती दिखाना पर्याप्त है। देखो बहुत सारी गलतियां हैं, पर आप कोई एक गलती दिखा के इस कथन को गलत सिद्ध कर सकते हो। उदाहरण 2 है, आगे दी गई आकृति में त्रिभुजों की जोड़ी में समान चिन्हों द्वारा दर्शाए गए घटक सर्वांगसम है, उन त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं के कौन से इकाई की संगत द्वारा त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यह बताकर त्रिभुजों की सर्वांगसमता चिन्ह द्वारा दर्शाइए। इकाई संगत दिखाने का मतलब कि कौन से शीर्ष बिंदु के संगत कौन सा शीर्ष बिंदु है, ऐसा तीर लगा के, दोनों तरफ तीर लगा के दिखाते हैं। जैसे देखो यहाँ एक त्रिभुज है ADB, दूसरा है ADC, ये देखिए, या आप बोल सकते हो एक त्रिभुज ABD है, दूसरा ACD है। तो इसमें ABD और ACD में कौन से कोण के सर्वांगसम कौन है, तो देखिए A के संगत, इसमें देखिए जो निशान A पे बना हुआ, इस त्रिभुज में जो निशान A शीर्ष बिंदु पे बना है वही यहाँ पे भी A पे बना है, तो A के संगत है, ये देखिए A के संगत है। जो निशान यहाँ B पे बना वही यहाँ C पे बना है, तो B के संगत C। ये देखिए जैसा निशान इधर D पे बना वैसा इधर D पे बना है, तो D के संगत D। इस तरीके से त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ये यहाँ पे क्या लिखा, सामान्य भुजा पर ऐसा जो चिन्ह है, ऐसा चिन्ह लगाने की पद्धति है। मतलब क्या होते हैं, ये देखो जो ऐसा टेढ़ा चिन्ह लगाया जाता है ना, ये टेढ़ा चिन्ह बताता है कि ये सामान्य भुजा है। सामान्य भुजा का मतलब होता है जो भुजा दोनों में हो। देखिए AD भुजा इस त्रिभुज की भी भुजा है और AD इस त्रिभुज की भुजा है। AD भुजा ऐसी है जो दोनों त्रिभुजों की भुजा है, मतलब दोनों में आती है, इसलिए इसको सामान्य भुजा बोलते हैं और उसमें ऐसा चिन्ह लगाते हैं। अब आता है सर्वांगसमता की कसौटियां। तो सर्वांगसमता की कसौटियों में देखेंगे तो सर्वांगसमता की कुल 5 कसौटियां होती है। भू को भू कसौटी, भू 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 कसौटी, को भू को कसौटी, को भू कसौटी और कर्ण भुजा कसौटी। ये 5 कसौटियां होती है। इन कसौटियों का नाम आप लिख लीजिए। इसको मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि इन कसौटियों का मतलब क्या होता है।